मीडिया क्लब ने सदस्य मनु कुमारी के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उपचार के लिए दी सहायता राशि। मीडिया क्लब ने स्थापना के समय पत्रकारों के हित में काम करने का किया वादा किया पूरा। संगम नगरी प्रयागराज में कुछ समय पहले मीडिया क्लब की स्थापना हुई थी और स्थापना के समय सभी पदाधिकारी ने संकल्प लिया था कि मीडिया क्लब के किसी भी सदस्य पत्रकार के साथ कोई समस्या होती है या दुर्घटना होती है तो मीडिया क्लब उसकी मदद करेगा। 2 दिन पहले मीडिया क्लब की सदस्य मनु कुमारी का दुर्घटना में बायां हाथ कई जगह से टूट गया, जिसकी सूचना मीडिया क्लब के अध्यक्ष अनुपम शुक्ला और अन्य पदाधिकारी को मिली। इसके बाद मीडिया क्लब के अध्यक्ष अन्य लोगों ने मनु कुमारी से कुशलक्षेम जाना। वहीं मनु कुमारी के द्वारा मुख्य ट्रस्टी पत्रकार सैयद मोहम्मद आमिर को अपनी समस्या बताई, जिसके बाद मीडिया क्लब में उपस्थित साथियों को अवगत कराया गया, जिस पर चर्चा की गई और सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि घायल पत्रकार सदस्य की मदद करनी चाहिए। जिसके बाद कुछ साथियों ने क्लब के खाते में सहायता राशि भी डाली, जिसका चेक द्वारा पत्रकार मनु कुमारी को मीडिया क्लब के अध्यक्ष अनुपम शुक्ला के नेतृत्व में उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें सहायता राशि प्रदान की गई। इस मौके मीडिया क्लब अध्यक्ष अनुपम शुक्ला, उपाध्यक्ष प्रशांत शर्मा, सलमान अहमद, मुख्य ट्रस्टी सैयद मोहम्मद आमिर, प्रकाशन मंत्री टी.के. पांडे, कार्यालय प्रभारी विलास गुप्ता, कार्यकारिणी सदस्य अनुराग दुबे, दिलीप जायसवाल, अब्दुल कलाम राइन मौजूद रहे। देखिए, हम लोगों ने जो जब शुरू होने से पहले वादा किया था कि अपने किसी भी पत्रकार साथी के साथ कोई दुर्घटना या कोई चीज होती है तो जो हम लोगों से संभव हो सकेगा वो हम लोग मदद करेंगे। इसमें कोई चीज निर्धारित नहीं थी, यही चीज निर्धारित थी कि इतना ही जोड़ा करना है या इतना नहीं करना है, लेकिन जो हम लोगों से हो सका उतना हम लोगों ने मनु के लिए। हम लोगों के साथी पत्रकार है और इसका एक्सीडेंट हुआ 5 जगह से 4-5 जगह से हड्डी क्रैक हो गई है। जैसे ही सूचना मिली हम लोग इसके पास आए और जो हम लोगों से संभव हो सका वो हम लोगों ने मदद किया। अपने वादे से हम लोग पूरे हैं, आगे भी पूरे रहेंगे। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन करने संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है कि जिस समाज का यूथ बूथ पर खड़ा होता है उस समाज का यूथ नौकरी में आता है। उन्होंने कहा कि जिन जातियों के यूथ ने बूथ लगाया उनके युवा हर पुलिस बूथ पर हैं। उन्होंने कहा कि निषाद समाज आज कहीं नहीं है, हमारे समाज को लोग पफवा पिलाकर झोंपवा भर वोट लेते रहे। संजय निषाद ने कहा है कि हर बूथ पर हमारे समाज के लोग झंडा और डंडा लेकर खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि 28 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में है, जिसमें 14 लाख सीटें रिजर्व हैं। उन्होंने कहा कि 28 लाख में 14 लाख नौकरी सिर्फ लेदरमैन और मिल्कमैन ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि साइकिल और हाथी के लोगों ने बूथ लगाया, उनके यूथ नौकरी में हैं। उन्होंने कहा है कि जिसका दल और बल है उसकी समस्या का हल है। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है कि 2022 में बीजेपी ने हारी हुई 16 सीटें हमें दी थी, जिसमें से 11 सीटें हमने जीतकर गठबंधन की झोली में डाली। कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद में सीएम योगी के दिए बयान का डॉक्टर संजय निषाद ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यूपी में दंगा खत्म होकर अब सब चंगा हो गया है। यूपी में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इस सवाल पर डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है कि हम मांगने वाले नहीं हैं। हम तो बीजेपी से यही कहेंगे कि जो हारी हुई सीटें हैं वह सीटें हमें देने का काम करें। सोनम वांगचुक को अनशन से हटाए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी के आरोपों पर डॉक्टर संजय निषाद ने पलटवार किया है। क्या मामला है? रसपात्ता में हमारा ये बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। जिस समाज का बूथ खड़ा होता है उस समाज का यूथ जो है नौकरी में आता है। तमाम भाइयों ने बूथ लगाया, आधा भाइयों ने बूथ लगाया, हर उनका यूथ आज हर बूथ पर, पुलिस बूथ पर है। हमारा समाज कहीं नहीं है। हमारे समाज को झुआ भर वोट को पौवा पिलाते रहे। अब हम चाहते हैं कि पार्टी का झंडा उठाएं, तो हर बूथ पर हमारे लोग अपना झंडा डंडा लेके खड़े हैं। इनकी एक सोच है कि भाई 28 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में, 14 लाख नौकरी रिजर्व है, 7.5 लाख सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट करता है कि ओबीसी में 0.1 में दूसरी जाति है, बाकी सारे मिल्कमैन है, और एससी में 23% में 0 में दूसरी जाति है, बाकी सब लेदरमैन है। तो अगर 28 लाख में 14 लाख नौकरी ये खाली लेदरमैन मिल्कमैन ले रहे हैं, अदरमैन कहाँ जा रहा है भाई? इसीलिए जिनके लोगों ने
हाथी वालों ने बूथ लगाया तो उनके यूथ नौकरी में है, साइकिल वालों ने बूथ लगाया उनके यूथ नौकरी में है। तो निषाद जो बचे लोग हैं, जिसका दल उसका बल उसकी समस्या का हल, जिसका दल नहीं उसका बल नहीं उसकी समस्या का हल नहीं। तो निर्बल जितने हैं वो निर्बलों का है दल, उनकी समस्या का हल। इसका नाम निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल तो बूथ सम्मेलन है। दूसरी बात थी कि हमारे 16 सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, उसको जीत में बदलने के लिए हमको वहां से फिर कार्यकर्ताओं को खड़ा बड़ा करना है। जो जीत के समीकरण में आएगा उसको फिर से लड़ा के जिताया जाएगा। जो समाज जो झंडा उठाएगा वो भाई है। निषाद होकर जो झंडे का विरोध करेगा उसको क्या जनता कहेगी? ये जय निषाद राज का झंडा जब तक कि उठाते थे दूसरे का झंडा तब तक खाते थे बेचारे पीठ पर डंडा। अब तो निषादों ने ठान लिया है कि मोटा लेंगे डंडा, उसमें लगाएंगे जय निषाद राज का झंडा। अब नहीं बनेंगे अंधा, अब नहीं खाएंगे पीठ पर डंडा, अब बंद कराएंगे दलालों का धंधा। क्योंकि देखो भाई, जब कांग्रेस जब आए अम्बेडकर आए आरपीआई लेकर, तो आरपीआई को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने जगजीवन राम को लाया था। जब माननीय मुलायम सिंह आए उनको खत्म करने के लिए रामराज यादव को लाया था। लेकिन कांसी राम ने कहा दलालों को हल करो, दल खड़ा करो। दल खड़ा हो गया, उनकी समस्या का हल हो गया। आज के दिन में चमार भाई अब देखो, मरने के बाद स्वर्ग नहीं, संविधान जो है अभी देता है, क्या देता है? सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि, स्वावलंबन सब देता है। तो अभी जो है, अभी संविधान में इनका भी लिखा है, तो भाई दल से संवैधानिक अधिकार मिलते हैं। तो चमार भाई जब 1000 जाति में थे तब चमार भाई थे, आज वो अनुसूचित जाति में हैं, तो देखो आज स्वर्ग में। तो समाज में 1000 जाति, संविधान में 4 जाति, तो मेरा समाज जानता ही नहीं हमारा किस जाति में है। अभी जब मैं पूछूंगा तो उसमें 99% लोग, अभी आएंगे कई हजार लोग, तो उसमें 2-4 MA होंगे, 2-4 BA होंगे, 2-4 BSc होंगे। तो मैं इनको बताने के लिए आया हूँ, भाई तुम्हें पढ़ने के लिए पैसा लाया हूँ, जो तुम्हारा शिक्षा छीना है, तुम्हारा हक छीना है, तुम्हारा नौकरी छीना, उनको भगाओ। इसलिए आज बूथ सम्मेलनों पर है। ये बताइए कि कांवड़ यात्रा शुरू हो रही, गाजियाबाद में योगी जी ने कहा है कि सपा और कांग्रेस पर हमला करते हुए ये लोग पहले कांवड़ यात्रा रोकते थे, हर हर बम बम नहीं करने देते थे, लेकिन अब जो उनकी सरकार है ये सुरक्षा भी देगी, सुविधा भी देगी और दंगा न होने की गारंटी भी देगी। अब देखिए, अब दंगा खत्म होकर चंगा हो गया है और निश्चित रूप से भारतीयों का, भारतीय सभ्यता का, धर्म आदमी को शांति, सुरक्षा, सम्मान देता है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। पिछली सरकारों में तुष्टीकरण नीति की वजह से एक विशेष वर्ग के लिए उनको दिया जाता था। अब सब कैसे होता था? पहले तलवार से त्यौहार मनता था, अब संस्कार से त्यौहार मनता है। तो तलवार वालों की जगह खत्म हो गई और संस्कार वालों की जगह आ गई है। जो इस संस्कार में भी खलल डालेगा उसकी क्या दशा होगी? योगी की सरकार है, इसलिए मैं योगी जी की बातों का समर्थन करता हूँ। इस बार कितनी सीट की मांग कर रहे हैं आप? अरे यार, हम लोग मांगने वाले थोड़ी हैं, निषाद राज की धरती पर खड़े हैं। निषाद राज ने कुछ मांगा था क्या भगवान राम से? एक ही मांगा कि रावण खत्म हो जाए, एक ही मांगा था कि उन्होंने बाली खत्म हो जाए, एक ही मांगा था कि गरीब को गले लगाए। हारी सीटें मांग रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ ना कि आज के दिन में उससे तो मैं मित्र हूँ भाई। निषाद राज मित्र थे भगवान राम के, त्रेता में उन्होंने सहायता की थी राम की। तो हम भारतीय जनता पार्टी की सहायता के लिए आए हैं, उन्हें जीत बदलने के लिए आए हैं। उनसे मैंने जीत दिया, फिर मैंने कहा हारी भी दे दीजिए, जीत में बदल दिया जाए। तो उसको मांगना थोड़ी हुआ, तो सहयोग हुआ कि जीत दिया जाए। और आज के दिन में निषादों के लिए भी लाया था। अब जो निषाद हमें नेता माना वो जीत गया भाई। विनोद बिंद नेता माने जीत गए, पीयूष रंजन निषाद नेता माने जीत गए। इस समय आज के दिन में हमारा बेटा एक जीता भाई, ये सब बेटा बन गए, जीत गए। मैं कन्हैया के पास गया था आजमगढ़, वो नहीं नेता माने, नहीं जीते, नहीं आए। मैं माझी जी के पास भी गया था। हम तो जो भी हमारे हमको निषाद पार्टी अपना पार्टी माना जीत गया। तो मैं चाहता हूँ निषाद पार्टी एक पार्टी है, एक आवाज है, दलित गरीबों की आवाज बनने के लिए जो आएगा वो जीत जाएगा। अच्छा, सोनम वांगचुक जो है उनको उठाया गया है, धरना दे रहे हैं समाजवादी पार्टी पर, जो है सवाल करेगा। ये नेता विपक्ष के लोग अच्छे लोगों को चाहते हैं कि ऐसे ही लोग पागल होंगे मर जाएं, ऐसे चढ़ाते बढ़ाते रहते। लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में जनता के पास पावर है। द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। भाग्य विधाता वोटर है। देश की समस्या खत्म करने की पावर वोटर के पास है। मोदी को वोट दे दिया, देखो अर्थव्यवस्था कैसी हो गई, कानून व्यवस्था कैसी हो गई, देश का नाम कैसा हो गया। तो इनको साथ में सहयोग करना चाहिए। और जो भी हो, जब बैठक होती है तो जैसे सपा के लोग गए मिलने, कांग्रेस के लोग मिलेगा, तो जब बैठक होती है पक्ष विपक्षी तो उसमें रखें, सदन में आवाज़ उठाएं।
तो अब लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक ढंग में किसी को जान देने की जरूरत नहीं है, केवल जानकारी दिया जाए और सरकार हमारी काम कर रही है। ये लोग जान लेने वाले हैं। हम चाहूँगा वांगचुक से कि वो अपना सफल लें और उनको जिंदा रखना, सुरक्षा देना हमारी सरकार की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राम और रहीम दोनों के लिए एक कानून होना चाहिए, कोई अलग नहीं होना चाहिए। दोनों में अगर राम एक हम शादी कहते करते हैं हैं, भारत भारतीयों का, भारतीय सभ्यता है। रहीम जी यही बात कहे थे भाई, कोई धर्म अलग नहीं है, सब एक है। लेकिन कुछ लोग हैं कहते नहीं, खाते हैं कि खाते पाकिस्तान का है। अब जो भाई जो संस्कृति है, एक राम की संस्कृति है कि भगवान राम को निषाद राज को गले लगाते हैं। खड़ा हूँ 14 साल इंतजार करता है, 14 साल बाद भरत उनको राज देते, भैया का हक है। और एक तो औरंगजेब की संस्कृति है ना कि बाप को जेल में बंद करो, भाई गर्दन काटो, गद्दी बैठ लो। तो ये भारत को कौन सी संस्कृति चाहिए भाई? औरंगजेब वाली चाहिए कि निषाद राज भगवान राम वाला अच्छा, चाहिए? श्रृंगेरपुर की मस्जिद अभी तक हटी नहीं है। आप और कई बार समय लोकतांत्रिक देश है ना, अब धीरे धीरे लोकतांत्रिक ढंग से हटेगी, उस पर चल रहा, अधिकारियों की बातचीत की गई। और नहीं हटेगा तो हमारे लोग अपने आप हटा देंगे, जैसे राम का मंदिर अच्छा, एक आप संस्कार की बात कर रहे थे, एक वीडियो वायरल हुआ जिसपे आप कार्यकर्ता से कह रहे हैं कि तुम्हारे अरे यार, बाप वो भी काम कार्यकर्ता करेंगे। के बाप बेटे का रिश्ता कार्यकर्ता। हम देखो मार खा के पढ़े हैं, डंडा खा के पढ़े हैं, मंत्री हैं। हमारा चाचा हमें मारते थे, खूब मारते थे, पढ़ाया, देखो मंत्री बनाया। और चाचा अपने लड़के को नहीं मार पाए, वो बेचारा नहीं बन, कितना हमें दुख होता है। इसलिए मेरा कार्यकर्ता आया है तो हम उसे डांटेंगे, फटकारेंगे नहीं, उससे काम नहीं लेंगे तो फिर कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा भैया, डांटना तो पड़ेगा। ठीक। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के छात्र एकाग्र यादव ने नीट यूजी 2026 परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 104 हासिल कर प्रयागराज सिटी टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि मेडिकल प्रवेश परीक्षा में उत्कृष्ट शिक्षा और विशेषज्ञ मार्गदर्शन के माध्यम से छात्रों के भविष्य को संवारने की दिशा में AESL की प्रतिबद्धता को एक बार फिर साबित करती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा घोषित नीट यूजी 2026 के परिणामों में एकाग्र यादव ने 720 में से 690 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंक 104 हासिल कर प्रयागराज सिटी टॉपर बने। वहीं तनुष वर्मा ने 687 अंक के साथ है 151, अमीशी मिश्रा ने 685 अंक के साथ है 198, आदित्य गुप्ता ने 675 अंक के साथ है 395, यशार्थ राय ने 665 अंक के साथ है 685 तथा आयुष कुमार साहू ने 665 अंक प्राप्त कर 710 हासिल की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी टॉप 138 की सूची के अनुसार उत्तर प्रदेश में आकाश के छात्रों ने नीट यूजी 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है। आकाश के छात्र आर्यन दुबे ने स्टेट रैंक 1, वंशम सिंह ने स्टेट रैंक 3, एकाग्र यादव ने स्टेट रैंक 5, श्रीनारायण हरि मिश्रा ने स्टेट रैंक 6, अरिमा झा ने स्टेट रैंक 7 तथा कृष्णा यादव ने स्टेट रैंक 8 हासिल कर संस्थान का गौरव बढ़ाया है। नीट 2026 में इस वर्ष भी आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में अपनी अग्रणी पहचान को और मजबूत किया है। इस वर्ष संस्थान के छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार सफलता हासिल की है। आकाश के 4 छात्रों ने ऑल इंडिया टॉप 10, 18 छात्रों ने टॉप 50 तथा 41 छात्रों ने टॉप 100 में स्थान बनाया है। यह उपलब्धि संस्थान की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुभवी फैकल्टी, वैज्ञानिक शिक्षण पद्धति, व्यापक अध्ययन सामग्री, नियमित टेस्ट और व्यक्तिगत मार्गदर्शन की मजबूत व्यवस्था को दर्शाती है। आकाश को क्रेडिट दूंगी उनके टीचर्स को, उनके टेस्ट सीरीज़ को, और जो उन्हें भी स्टडी मटेरियल किया था, उन्हें हमें पूरा होलिस्टिक वे में प्रिपरेशन करवाई थी। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, कभी अनसर्टिनिटी नहीं हुई कि मेरा नहीं सिलेक्शन होगा। अगर मैं आकाश में आई हूँ इसका मतलब इतना तो था, मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा। और मेरे टीचर्स ने भी मुझे आश्वासन दिलाया था कि मेरी रैंक भी बहुत अच्छी आएगी, जो अचीव करके दिखाया गया है मुझे। 198 AIR। जी, मेरी रैंक आई है ऑल इंडिया रैंक 104। इसका श्रेय मैं केवल आकाश इंस्टीट्यूट को देता हूँ। उनके टेस्ट पेपर्स, उनकी फैकल्टीज़, मेरे पर्सनल टीचर्स, उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। जब भी मुझे ऐसा लगा कि मेरे मार्क्स डाउन हो रहे हैं, उन्होंने मुझे ऐसा बिलीव दिलाया कि मैं अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सकूँ और बेहतर कर सकूँ। खासकर मेरे बॉटनी फैकल्टी हरिकेश सर, मेरी जूलॉजी फैकल्टी तजमुल सर, फिज़िक्स फैकल्टी सुरेंद्र सर, इन्होंने जी जान लगा दी मेरे लिए। मतलब मेरे पेरेंट्स बहुत समय तक मेरे साथ है। मतलब द बेस्ट थिंग इज़, जब भी आप
कहीं मतलब फंस जाते हैं। पेरेंट्स आपको सबसे पहले आपको दिलासा दिलाते हैं, बट मेरे लिए मेरे पेरेंट्स और टीचर्स अलाइक थे। नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश त्रिपाठी है और मैं इलाहाबाद की जो एकेडमिक्स है मीन्स इन बच्चों का पूरे साल किस तरीके से परफॉर्मेंस है और किस तरीके से इनका तैयारी चल रही है वो सारा देखता हूँ मैं। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अगर मैं आकाश के रिज़ल्ट की बात करूँ तो हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों का रिज़ल्ट नीट 2026 में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार रहा है। अगर मैं ऑल इंडिया की बात करूं, नेशनल लेवल की बात करूं तो टॉप 10 में हमारे 4 बच्चे हैं, जबकि अगर मैं टॉप 100 की बात करूं तो लगभग 41 बच्चे 41 स्टूडेंट टॉप 100 में जो है वो हमारे आए हैं। अब मैं अगर यूपी की बात करूं तो यूपी में हमारा ही बच्चा है आर्यन दुबे, जिसने AIR 7 ला करके पूरे यूपी में टॉप किया है नीट 2026 में। और अगर मैं प्रयागराज की बात करूं, जैसा आप देख भी रहे हैं हमारे साथ एकाग्र यादव हैं, जिनका 104 रैंक के साथ और 690 स्कोर के साथ इन्होंने प्रयागराज सिटी टॉप किया है। तो अगर मैं इस ब्रांच की बात करूं तो लगभग 6 बच्चे हमारे ऐसे हैं जो कि 1000 रैंक के अंदर नीट में क्वालिफाई किए हैं। और अभी रिजल्ट निकल रहा है, अभी तक का जो रिजल्ट निकला है लगभग 82 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 32,000 रैंक तक, जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है, उनका रिजल्ट अभी तक निकला है। और मैं अगर पूरे यूपी के रिजल्ट की बात करूं तो आपको पता होगा कि NTA एक यूपी की लिस्ट निकालता है। उस लिस्ट में अगर मैं टॉप 10 स्टूडेंट की बात करूं तो फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, फिफ्थ रैंक, 6, 7 और 8 रैंक ये आकाश इंस्टीट्यूट से है। तो टॉप 10 में हमारे 6 बच्चे नीट 2026 में यूपी के NTA की लिस्ट में है, जिसमें फर्स्ट रैंक पर आर्यन दुबे है। और एकाग्र की बात करूं अगर तो एकाग्र पूरे यूपी में 5th रैंक के साथ पूरे स्टेट में 5th रैंक में नीट 2026 में है। एकाग्र 2 साल का कंप्लीट कोर्स यहीं से आकाश इंस्टीट्यूट प्रयागराज से किए हैं और पूरे इनकी जर्नी में यहाँ के जो टीचर थे और आकाश इंस्टीट्यूट का जो कैरिकुलम होता है उसका काफ़ी योगदान रहा। थैंक यू। मेरा नाम ब्रजेश त्रिपाठी है और मैं यूपी में एज ए स्टेट हेड पूरी एकेडमिक्स देखता हूँ और प्रयागराज के ब्रांच पर भी जो यहाँ की एकेडमिक्स है वो कंप्लीट टेक ओवर करता हूँ। संगम नगरी प्रयागराज के प्राचीन श्री मनकामेश्वर मंदिर प्रशासन ने सावन शुरू होने से पहले बड़ा फैसला लिया है। अब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर पूजा अर्चना और जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं को भारतीय पारंपरिक वेशभूषा पहनना अनिवार्य होगा। आधुनिक कपड़े पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही प्लास्टिक फ्री जोन करने के लिए प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लास और पैकेट के दूध पर रोक लगा दिया है। प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास और प्लास्टिक की पैकेट से दूध नहीं चढ़ा सकते कि अब लोटे से दूध चढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। मंदिर प्रशासन की ओर से जारी निर्देश के अनुसार जीन्स, टी-शर्ट, रिप जीन्स, हाफ पैंट या लेदर की बेल्ट अन्य आधुनिक परिधान पहनकर आने वाले श्रद्धालु केवल बाहरी परिसर तक ही रह सकेंगे। गर्भगृह में प्रवेश और विशेष पूजा के लिए पारंपरिक पहनावा जरूरी होगा। ये व्यवस्था सावन के दौरान आने वाली भारी श्रद्धालु भीड़ को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है। मनकामेश्वर मंदिर में नए ड्रेस कोड के तहत पुरुष श्रद्धालुओं को रुद्राभिषेक और विशेष पूजा के दौरान धोती कुर्ता पहनना होगा। वहीं महिला श्रद्धालुओं को साड़ी या सलवार सूट जैसे भारतीय पारंपरिक परिधान में ही पूजा करने की अनुमति मिलेगी। साथ ही प्लास्टिक फ्री जोन करने के लिए सिर्फ लोटे से ही भगवान को दूध चढ़ा सकेंगे। वहीं मंदिर में आए श्रद्धालुओं ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना था कि इससे सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक और बढ़ावा मिलेगा। इस पहल से मंदिर की परंपराओं का संरक्षण होगा। महंत और मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं ने ड्रेस कोड के अनुरूप वेशभूषा पहनकर आएं, ताकि दर्शन और पूजा के दौरान किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। मंदिर प्रशासन का मानना है कि इस पहल से मंदिर की परंपराओं का संरक्षण होगा और श्रद्धालु भी धार्मिक वातावरण के अनुरूप पूजा अर्चना कर सकेंगे। जिस जगह पर हैं यहाँ पे श्री श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर है, ये अति प्राचीन स्थान है। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है
अभी आप देख रहे हैं सावन आने वाला है। सावन में लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन पूजन अर्चन करते हैं। जहाँ तक रुद्राभिषेक पर ड्रेस कोड बहुत पहले ही लागू कर दिया गया था, उसका पालन भी कराया जा रहा है। उसमें पुरुष धोती पहनकर और महिला साड़ी और सूट पहनकर ही रुद्राभिषेक कर सकते हैं। अभी प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है कि जो लोग दूध पैकेट का दूध लेकर आते हैं और डिस्पोजल में दूध चढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक पर रोक लगाई गई है कि यहाँ पर जो पात्र हैं उसमें दूध डालकर भगवान को अर्पित किया जा सकता है। डायरेक्ट प्लास्टिक से भगवान को दूध अर्पित नहीं किया जाएगा और उसका पालन भी कराया जा रहा है। चमड़े की बेल्ट को लेकर किस तरह से रोक है? चमड़े की बेल्ट और भी पहले से प्रतिबंधित है, मगर अभी इस सब पे भी ध्यान दिया जा रहा है कि चमड़े की बेल्ट भी, बहुत लोग ये जानते भी हैं कि चमड़े की बेल्ट धारण करके पूजन अर्चन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा और पूजन पद्धति में ये सब निषेध है। इसलिए इन सब पर रोक लगाई गई है। सामान्य दर्शन पर कोई रोक नहीं है, बस ये है कि कटे पिटे वस्त्र, भड़कीले वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश ना करें।